हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौम्या शर्मा है और इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मेरी 9th रैंक आई है ऑल ओवर इंडिया। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस एग्ज़ामिनेशन के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है और एस्पिरेंट्स होने के साथ आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में बताना चाहूँगी। इसके 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू स्टेज। तीनों स्टेजेस आर इक्वली डिमांडिंग और तीनों स्टेजेस को आपको इक्वल रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है और इसके लिए जो सिलेबस है वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स रिलेटेड होता है। तो स्टैटिक पार्ट ऑफ द सिलेबस बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेंगी, लेकिन साथ साथ करंट अफेयर्स इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालें। न्यूज़पेपर्स, आप कोई भी एक अच्छा न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है इसको क्लियर करने के लिए। न्यूज़पेपर रीडिंग आपको जो मेंस एग्जामिनेशन है द सेकंड स्टेज, उसमें भी बहुत काम आएगी। मैं इनफैक्ट कहती हूँ कि आज मार्क्स आए हैं तो मेरे जनरल स्टडीज़ के पेपर्स में काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं और मुझे लगता है वो मेरी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट की वजह से ही आए हैं। जब मैं पढ़ रही थी तो मैं द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी रोज़ाना और अपने नोट्स बनाती थी, शॉर्ट नोट्स जो रिवाइज हो पाए एग्ज़ाम से पहले। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स को समझना, डिटेल में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऊपर से देखेंगे तो वो शायद आपका प्रीलिम्स क्लियर करवा दे, लेकिन मेंस के लिए आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए जो कि अच्छे से समझ के ही आएगी। तो मेंस में भी जैसे मैं आपको बता रही हूँ, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं। एक पहला जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स टेस्ट होते हैं एंड सेकंड इज़ एप्टीट्यूड, वो क्वालिफाइंग होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आपको ध्यान देना चाहिए। मेंस एग्जामिनेशन में एस्से होता है, एस्से का पेपर, जनरल स्टडीज़ से 4 पेपर होते हैं, फिर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर्स होते हैं और क्वालिफाइंग लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, इनमें से हर पेपर को इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, बिकॉज हमें आपका गोल ये होना चाहिए कि आपके सारे ही सब्जेक्ट्स में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। मेंस के बाद जो स्टेज है वो इंटरव्यू स्टेज, इंटरव्यू के बाद फाइनली रिजल्ट आता है। नाउ दिस इज़ ब्रीफली अबाउट द एग्जामिनेशन प्रोसेस, बट मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी जो एग्जामिनेशन के हर स्टेज में आपके लिए यूज़फुल साबित हो सकते हैं। सबसे पहला, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हार्ड वर्क करने के लिए तैयार रहिए। मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। एंड आई वाज़ वेरी लकी, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ये क्लियर हो गया और मुझे अच्छी रैंक मिली है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब भी मैंने इस एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन करी है उसमें मेहनत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मेहनत, दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है डेडिकेशन। एक डेडिकेशन और एक फोकस, इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आपको एक लगन के साथ मेहनत करनी पड़ेगी और आपके लिए आपका गोल शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट और आपके सामने होना चाहिए आपका गोल। ये जब मैं पढ़ रही थी तो मेरी जो मोटिवेशन थी जिससे मैं इतनी डेडिकेटेड रह पाई वो यह थी कि मैं अगर अभी अपनी सारे दिन रात पढ़ाई करूं तो शायद कल को मुझे अपने देश को सेवा करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। और मुझे आज बहुत खुशी है कि मुझे वो मिली है चीज़। लेकिन मैं आपको बता दूं, बिना लगन और बिना मेहनत और बिना फोकस के ये नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप अपने में विश्वास रखिए। एक आत्मविश्वास होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये बहुत लंबा एग्जामिनेशन है। ये जैसे मैंने आपको बताया इसके 3 स्टेजेस है, ये काफ़ी टाइम तक चलता है। इस टाइम में बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको डाउट करें और बहुत से लोग मिलेंगे जिनसे बात करके शायद आपको लगे कि आपका क्या पता सिलेक्शन ना हो पाए। लेकिन ये आपके लिए है कि आपको पॉजिटिविटी से अपने आप को सराउंड करके रखना है। आप उन लोगों से बात करिए जो आप में विश्वास रखते हैं और ख़ुद अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप एक ऑनेस्टी के साथ और अच्छे ढंग से मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर आपका भी एक अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा इसमें। तो मैं कहना चाहती हूँ एक अपना आत्मविश्वास ज़रूर बनाए रखें इस एग्जामिनेशन में, बिकॉज मोर देन द हार्ड वर्क दैट यू आर पुटिंग इन, आपका जो मेंटल स्टेट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो ये थे कुछ टिप्स एंड
तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका डेली रूटीन एंड शेड्यूल क्या होना चाहिए। देखिए, ये आप किसी और का शेड्यूल अपने लिए कॉपी नहीं कर सकते। आपका शेड्यूल आपका अपना शेड्यूल होना चाहिए। आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को पहचानिए और उसी के हिसाब से एक शेड्यूल बनाएं। जैसे मैं मानती हूँ कि मैं एक जगह पे बैठ के पढ़ सकती हूँ काफ़ी लंबे टाइम तक, तो मेरा शेड्यूल रिवॉल्व मेरी स्टडीज़ के अराउंड करता था। बाकी मैं जो भी कर रही थी वो सेकेंडरी था और मेरा शेड्यूल और मेरी पढ़ाई सबसे पहली थी। तो ये पहली बात। अब कोचिंग क्लासेस की जहाँ तक बात होती है वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि आपका बेस इतना स्ट्रांग नहीं है और अगर आपको लगता है कि आप खुद घर पे बैठ के ऐसे पढ़ाई नहीं कर पाते, तो आप ज़रूर कोचिंग लीजिए। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मेरे लिए मैं खुद बैठ के सेल्फ स्टडी कर सकती हूँ लंबे घंटों तक। तो आपका शेड्यूल जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं बस आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप जो भी शेड्यूल बनाएं वो ऐसा बनाएं कि आप इसको लंबे समय तक सस्टेन कर पाएँ। कुछ ऐसा शेड्यूल आप बनाएं जो आप मुश्किल से 3-4 दिन फॉलो करके आपको लगे कि नहीं हो पाएगा। तो जैसे लंबे घंटे भी जब पढ़ने की बात होती है, ये ज़रूर है कि मैंने 16-17 घंटे पढ़ाई करी है, लेकिन उसके लिए एक कारण था। उसका कारण था कि मैंने प्रीलिम एग्ज़ाम से 4 महीने पहले पढ़ाई करनी शुरू करी थी, फॉर्मल प्रिपरेशन फॉर दिस एग्ज़ाम। आई वॉज वेरी शॉर्ट ऑन टाइम और मुझे वो करना पड़ा। आई वॉज कंस्ट्रेंड टू डू इट। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मुझे लंबे लंबे घंटे पढ़ना पड़ा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, मैं आपको ये बता दूं कि आप इतने पहले से इतनी ज़्यादा घंटे ना लगाएं पढ़ाई के, क्योंकि जब तक एग्जामिनेशन के आप पास आएंगे तब तक आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो आपको ग्रेजुअली आप 8 घंटे से शुरू करें। मिनिमम 8 आवर्स तो मैं ज़रूर कहूँगी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये था डेली शेड्यूल का। एंड ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपकी हैबिट्स हैं, दे शुड हेल्प योर स्ट्रैटेजी। आपकी हैबिट्स ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आपकी पढ़ाई सफ़र करे। फॉर इंस्टेंस, जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने अपना फ़ोन से सारी सोशल मीडिया ऐप्स इंक्लूडिंग व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सब मैंने डिलीट कर दिया था, बिकॉज दिस वर वेरी अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस फॉर मी व्हेन आई वाज स्टडीइंग। तो ये जो भी हैबिट्स बनाएं, जैसे अगर कोई टीवी सीरीज़ है, वो बहुत बारी होता है हम देखना शुरू करते हैं फिर हम बंद नहीं कर पाते उनको देखना, तो उन सब चीज़ों को आप थोड़ा छोड़ दें। बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप अपने गोल को माइंड में रखेंगे तो फिर ज़रूर आपके लिए एक ईजी हो जाएगा इन सब चीज़ों को छोड़ना, बिकॉज फिर आपके लिए इन सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ डेडिकेशन एंड फोकस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर दिस जर्नी। नाउ आई विल मूव ऑन टू हाउ टू कवर करंट अफेयर्स। तो मैं बचपन से ही न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। मेरी मदर न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो मैं उनके साथ बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करा। मैंने अपने ABCDs न्यूज़पेपर से सीखे हैं। तो आई हैड अ हैबिट ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग, और मैंने सोचा इस एग्जामिनेशन के लिए भी मुझे इसी हैबिट को और डेवलप करना चाहिए। तो प्रीलिम्स से पहले मैंने द हिंदू पढ़ा था। मेंस के पहले, मतलब प्रीलिम्स के बाद, मैंने द हिंदू में इंडियन एक्सप्रेस को ऐड कर दिया। ज़रूर न्यूज़ रिपीट हुई, लेकिन जो एडिटोरियल्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। एंड टू राइट योर आंसर्स इन द मेंस एग्जामिनेशन, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ गुड ओपिनियन। एंड वो ओपिनियन एंड सब कुछ आपका सिर्फ अच्छे एडिटोरियल्स पढ़ने से ही आएगा। इंटरव्यू से पहले मैंने इसमें एक और न्यूज़पेपर ऐड कर दिया था, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बिकॉज जिस तरह की क्वेश्चंस वो पूछते हैं इंटरव्यू में, वो एक क्विक टू नो न्यूज़ होती है जो ऐसे न्यूज़पेपर से मिल जाती है। लेकिन इनके साथ साथ आपको एक एडिशनल सोर्स भी आप ले सकते हैं। जैसे मैं विजन IAS मंथली मैगजीन्स फॉलो करती थी, स्पेशली फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। करंट अफेयर्स सिर्फ न्यूज़पेपर से पढ़ना विल नॉट सफाइस, यू विल हैव टू हैव एन एक्स्ट्रा सोर्स, so you can refer to any one good monthly magazine which covers your current affairs। साथ साथ में आप कुछ इंटरेस्टिंग टॉक शोज देख सकते हैं। जैसे मैं देखती थी राज्यसभा टेलीविज़न का द बिग पिक्चर। इट्स अ वेरी इन्फॉर्मेटिव शो, बहुत अच्छा है। यूट्यूब पे भी आता है, टीवी पे भी आता है, आप उसको देखें, बिकॉज दे कवर करंट टॉपिक्स इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर एंड बहुत अच्छा पैनल भी लोग बुलाते हैं। तो ये करंट अफेयर्स था। बट ज़रूर मैं एक और चीज़ कहूँगी कि आप अपनी प्रिपरेशन को सिर्फ करंट अफेयर्स के बेसिस पे ना रखें, क्योंकि आप ये भी ध्यान रखें कि एक स्टैटिक पार्ट ऑफ द सिलेबस है, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली मेंस के टाइम पे आप अपनी प्रिपरेशन सिर्फ करंट से रिलेटेड मत रखिए। स्टैटिक पार्ट ऑफ द सिलेबस, एक एक टॉपिक का आपको पता होना चाहिए। जो उन्होंने सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं वो आपको डेफिनेटली पूरी उनकी फुल नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज दे कैन आस्क एनीथिंग एंड यू शुड नॉट फील दैट where has this topic come from, so you should be well aware of the syllabus।
द बुक्स विच आर फॉलोड बाय द सेम, जो सभी फॉलो करते हैं, वो आप इंटरनेट पे सर्च करिए, आपको बुक लिस्ट मिल जाएगी, वही स्टैंडर्ड बुक्स मैंने भी फॉलो करी हैं। ये था अबाउट करंट अफेयर्स। नाउ आई विल लाइक टू टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज। सी, टेस्ट सीरीज इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ कि कितनी इंपॉर्टेंस है टेस्ट सीरीज़ की, क्योंकि आप इमेजिन करें, आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, यू फील वेरी कॉन्फिडेंट कि हमें आता है, बट व्हेन यू एक्चुअली गो टू द एग्जामिनेशन हॉल देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि आपका माइंड ब्लैंक हो जाए और आपको वहाँ पे कुछ याद ना आए कि क्या है। तो इसी के लिए आपकी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। मैंने प्रीलिम्स से पहले भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी इनसाइट्स ऑन इंडिया की, और मैंने कुछ विजन की टेस्ट सॉल्व करे थे एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, टाइम करके अपने आप को, फ़ोन वगैरह साइड में रख के, रूम अपना लॉक करके एक अच्छे तरह से आप टेस्ट सीरीज ज़रूर प्रैक्टिस करें। डेफिनेटली इन द बिगिनिंग आपके स्कोर्स थोड़े कम आएंगे, बट एज यू प्रोग्रेस आपके स्कोर्स अच्छे आएंगे। जैसे जब मैंने पढ़ना शुरू करा, जब मैंने फर्स्ट टेस्ट अपना अटेम्प्ट करा था, आई स्कोर्ड अराउंड 70-80 मार्क्स। द लास्ट फ्यू टेस्ट आई अटेम्प्टेड आई स्कोर्ड 130 मार्क्स, और प्रीलिम्स में मेरे 116 मार्क्स आए, विच इज़ क्वाइट गुड। तो द थिंग इज, आप हिम्मत मत हारें अपने टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स देख के, आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। इवन फॉर मेंस मैंने कुछ ऐसे ही करा। मैंने जैसे आपको बताया, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, लेकिन मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ जरूर ज्वाइन करी। मैंने जनरल स्टडीज़ की ज्वाइन करी, एसए के लिए ज्वाइन करी, एथिक्स के लिए ज्वाइन करी, और मैंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी ज्वाइन करी। और वो भी इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको आंसर राइटिंग अच्छे से आ जाएगी एंड यू आर जस्ट मोर कॉन्फिडेंट व्हेन यू गो टू राइट द एक्चुअल एग्जामिनेशन. So this is the importance of test series and you should definitely join them. But also another thing which is important is revision. Whatever you are doing, you have to revise it multiple times because that's the whole point of the examination. जैसे आज मैंने कुछ पढ़ा है, मे बी आज मुझे उसका पता चल गया और आज मैं समझ गई, बट क्या मैं एक हफ्ते बाद भी उसको समझ पाऊंगी, क्या मैं उसको याद कर पाऊंगी? दैट विल कम ओनली थ्रू रिविजन. सो रिविजन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. आप जो भी पढ़ रहे हैं उसकी रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ आई विल ब्रीफली टॉक अबाउट आंसर राइटिंग. सो इन मेन्स दे आस्क यू अ क्वेश्चन एंड उसमें कोई कीवर्ड होता है लाइक एग्जामिन, क्रिटिकली एनालाइज एंड ऑल दीज थिंग्स. उसका आंसर हैज़ टू डिपेंड ऑन द एंटायर सेंटेंस. आप पूरा सेंटेंस जब क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा ये आंसर क्या पूछ रहे हैं. सो प्लीज़ रिमेंबर, फॉर इंस्टेंस इफ दे हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन अबाउट अ टॉपिक विच यू नो अबाउट, आपको पता है कि ये टॉपिक क्या है, तो आपके आंसर में ये नहीं लिखा होना चाहिए जो आपको पता है. आपका आंसर में ये लिखा होना चाहिए जो क्वेश्चन ने पूछा है. एक बहुत बड़ा फ़र्क है. हमें बहुत कुछ पता हो सकता है एक टॉपिक के बारे में, बट हमें एग्जामिनर को ये नहीं बताना कि हमें सब कुछ पता है. हमें एग्जामिनर को ये बताना है कि आपने जो हमसे क्वेश्चन पूछा है हमें इसका आंसर पता है. सो दैट इज़ अ बिग डिफरेंस एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दैट. इफ़ यू नो समथिंग, आप ज़्यादा ओवर एक्साइटेड मत हुए और आराम से ये दिमाग में रखें कि बाकी 19 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं. Proceed accordingly. And another thing, I did not make any diagrams, any flowcharts in any of my answers. इसका रीज़न था कि जब एग्जामिनेशन हुआ मेंस का तो मैं बहुत बीमार थी. मुझे वायरल फीवर था और मुझे ड्रिप लगती थी दिन में 3 बार. एग्जामिनेशन मॉर्निंग इवनिंग सेशन के बीच में भी मुझे ड्रिप लगती थी. इन दो सर्कमस्टांसेस आई कुड नॉट रिवाइज एवरीथिंग. मेरे डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स जितने भी मैंने बना के रखे थे वो सब रिविजन के शॉर्ट नोट्स में थे जो मैं बिल्कुल रिवाइज नहीं कर पाई. तो मेरे सारे आंसर्स में मैंने कोई डायग्राम नहीं बनाया. So I would not say that it is very essential to draw diagrams or to draw flowcharts and all. It is not. It depends. See, I had a good content when I wrote the answers. So maybe that's why I got good marks. तो आपको whichever way you prefer, just be comfortable. Like I am more comfortable with writing and explaining well than making diagrams and flowcharts. So whichever way you prefer, आप उसी तरह से अपने papers को attempt करें. And last of all, which I would like to say is. Again, something which I said in the beginning of the video, that you cannot give up. No matter what comes in your way, कुछ भी हो, कुछ आप अपना जो एक हिम्मत होती है उसको मत खोने दीजिए. आपकी हिम्मत और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ अपने
आप में विश्वास रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दुनिया बैठी है आपको डिस्करेज करने के लिए, आप अपने आप को क्यों डिस्करेज करें। तो प्लीज़ हैव अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव आउटलुक व्हेन यू राइटिंग दिस एग्ज़ाम। एंड मैं लकी थी कि पहले ही अटैम्प्ट में हो गया, लेकिन अगर आपके मल्टीपल अटैम्प्ट्स हैं, मैं बस आपको ये कहूँगी कि अपने क्लियर हेड के साथ करें। प्लीज़ डू नॉट लेट your past attempts make you feel bad about your performance. Instead, harness them. आप उनका एक यूज़ उठाएं और अपनी weaknesses पे improve करें। एंड जहाँ तक आप अपनी weaknesses पे improve कर रहे हैं, अपनी strengths को और better बनाएं। तो this exam you have to give equal respect to all papers, all stages of the examination. Try to improve your strengths and make your weaknesses better. That is all. So I hope this video helps many of you, and I wish you all the best for your exams.